जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है आप थ्रो बॉल से पहले शायद वॉलीबॉल भी खेलती थी। कुछ ऐसा यादगार पल जो आप बता पाएँ? जी, हम नेशनल का खेलने गए थे। फिलहाल 2024 में ही गए थे, मतलब कोयंबटूर। सरकार की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? खेल विभाग तो बोलता है कि अभी मतलब आप खुद से लगाओ, उसके बाद जो लगेगा वो मतलब बाद में मिलेगा। तो पुष्पा जी, इस तंगी के जीवन में जब आप इतना परेशान रहती हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आया कि हम इस खेल को छोड़ देते हैं, अब नहीं खेलेंगे इसको? जी, मन में तो लगता है कि हाँ, छोड़ दे। फिर मन में फिर ये जगता है, तब फिर लगता है कि नहीं, अपना मतलब ये खेल को खेले तो अपना देश और अपना झारखंड मतलब देश समाज के लिए फिर अपना नाम रोशन करते। फेस टू फेस के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे शख्सियत से जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यह है रांची का कडरू फ्लाईओवर। आप देख रहे होंगे हमारे आसपास कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है। ये सब्जियों की महज एक दुकान नहीं, कुछ लोग यहाँ जीविकोपार्जन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने सपनों को अपने झोली में कैद करने के लिए आते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो अपने सारे सपनों को खरीदने के लिए एक सब्जी की दुकान चलाती है। जी हाँ, ये महज एक सब्जी की दुकान नहीं, उसके सपनों की दुकान है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, ये है पुष्पा। जी हाँ, पुष्पा मिंज, एक गोल्डन गर्ल जिसके गले में गोल्डन मेडल है और हाथ में है तराजू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्डन पुष्पा की दर्द भरी कहानी। आज हमारे फेस टू फेस के इस एपिसोड में आपको बताएंगे इस गोल्डन गर्ल की अनछुए कुछ पल और कुछ ऐसी बातें जो आपको भी जानने की जरूरत है। कार्यक्रम में हम हमेशा आपको एक शख्सियत से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश के लिए, कुछ ऐसे शख्सियत जो एक मिसाल है समाज के लिए। इसी कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, ये गोल्ड मेडलिस्ट, पारा थ्रो बॉल में इंटरनेशनल प्लेयर। आज इनकी जिंदगी में कुछ मुफलिसी का आलम है। आज हम फेस टू फेस के इस कार्यक्रम में आपको बताना चाहते हैं कि एक गोल्डन गर्ल की बेरंग जिंदगी की कहानी। आइए हम आपका परिचय करवाते हैं। यह है पुष्पा मिंज। पुष्पा मिंज पारा थ्रो बॉल की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज भी खेल रही हैं और आने वाले खेल की तैयारी में लगी हैं। पुष्पा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मेरा नाम पुष्पा मिंज और गाँव नरकोपी, वहीं के रहने वाली। अच्छा, रांची जिले में नरकोपी गांव की आप रहने वाली हैं। जी, आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे, आपके पिताजी, माताजी, भाई, भाभी कुछ? मम्मी पापा दोनों नहीं है, मतलब मम्मी तो छोटे ही में नहीं है और बाबा मतलब फिलहाल 2020 कोरोना था उस टाइम। अच्छा, कोरोना के समय चले गए। उसके बाद में नहीं। और भैया भाभी है तो वो लोग का खेती बाड़ी करते हैं, बेरोजगार है और कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं बस। अभी आने वाला किस खेल की आप तैयारी कर रही हैं? अभी तो नेशनल का तैयारी कर रहे हैं, जो 27 तारीख को कोयंबटूर जाना है।
कोयम्बटूर में जो नेशनल गेम होने वाले हैं उसमें? जी अच्छा, यहाँ से 27 तारीख को जा रहे हैं। जी। क्या खेल खेलती हैं आप? थ्रो बॉल खेलते हैं और एक वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी खेलते हैं? जी। तो अभी तक आप थ्रो बॉल में कहाँ-कहाँ गई हैं? थ्रो बॉल में नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, 2 बार कंबोडिया। कंबोडिया 2 बार गई हैं आप। और कंबोडिया में आपने गोल्ड मेडल जीता था? जी। जब आप पहली बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत करके आप रांची आईं, उस समय आपका फीलिंग कैसा था? आप क्या महसूस करती थी? उस टाइम बहुत खुश थे कि हमने मतलब देश का नाम रोशन किया, अपना झारखंड का नाम रोशन किया, गाँव में मतलब घर आस-पास का मतलब ये क्या बोले कि गाँव देहात का एक निकल के मतलब सब तो ऐसा नहीं सकते हैं, जी। पर वहाँ से कुछ गिने-चुने आके मतलब यहाँ तक आना और अपना देश के लिए नाम रोशन करना तो इसके लिए बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि हाँ, हम भी मतलब आगे कुछ करके दिखाएँ और क्या बोले आगे तक अच्छा करें। आपके वहाँ से मेडल जीत करके आने के बाद, जहाँ तक हम जानते हैं, आपकी मुलाकात उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन से भी हुई थी। उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने कहा था कि जो जीत के आएगी तो हर सब मतलब जो भी मदद कर पाएँगे करेंगे। मतलब आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया था उन्होंने। जी। तो क्या उस आश्वासन पे कोई काम हुआ? कुछ आप लोगों को मिला? थोड़ा बहुत कुछ मिला पर उतना में तो नहीं होता है। अभी आप अपना जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? घर अभी परिवार कैसे चलाते हैं? अभी तो हम अपना जीवन के लिए वही जीवन जीने के लिए वही सब्जी लगा रहे हैं। सब्जी के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। मैं सब्जी की दुकान चलाते हैं, जी, जी। सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो आप जैसा बताए आपने कि नरकोपी की रहने वाली हैं, तो यहाँ रांची में कैसे कहाँ रहती हैं? अभी रांची में कटरू पुलटोली के बगल में ये कटरू पुलटोली है तो वहाँ रेंट में रहते हैं। अच्छा, किराए के मकान में रहते जी। हैं आप। और क्या किराया समय पे आप दे पाती हैं? किराया समय पर नहीं दे पा रहे हैं। आपकी सब्जी की दुकान इसका मतलब चलता नहीं है बढ़िया से? हाँ, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है मतलब हमेशा तो चलना है। व्यवसाय में वैसे होते रहता है कम बेसी। हमने जहाँ तक सुना है पुष्पा जी कि आप बहुत कर्मठ हैं, जीवट हैं और आगे फिर से गोल्ड मेडल जीतने की आप तैयारी कर रही हैं। लेकिन हमने साथ-साथ ये भी सुना है कि आप एक समय पे खाना पकाती हैं, उसी को 3 बार खाती हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? जी, अभी बनाते हैं उसके बाद वही दोपहर में खाते हैं उसके बाद फिर शाम में खाते हैं, फिर सुबह में खाते हैं। मतलब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, ये बात दिखता है। जी। ऐसे में इस खेल की तैयारी करना, ये बॉल और जो बाकी इसका जो व्यवस्था है, जो ड्रेस है, ये सब का व्यवस्था आप कैसे करते हैं? इसी तरह करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। इसमें कोई सहयोग करते हैं आपको, आस-पड़ोस के लोग कुछ सहयोग करते हैं? इसमें सहयोग सर करते हैं, हमारे मुकेश कंचन सर से मतलब जिसका नहीं हो पाता है उसको मदद करते हैं। और अभी तक वही मतलब यहाँ तक लाने में हमारे मुकेश कंचन जी का ही सहयोग रहा, तब यहाँ तक पहुँचे अपने तरफ से। अभी जैसा आपने बताया कि कोयम्बटूर जाना है, जी। तो फिर से खर्चे होंगे? जी, फिर से खर्चे होंगे, जाने-आने का व्यवस्था करना जाने-आने पड़ेगा, का भाड़ा। भाड़ा भी खुद से लगाना पड़ता है। जी, भाड़ा अपने से लगाना। सरकार के तरफ से, खेल विभाग के तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? खेल विभाग तो बोलता है कि अभी मतलब आप खुद से लगाओ उसके बाद जो लगेगा, वो मतलब बाद में मिलेगा वो। तो बाद में मिलता है? जो उसके आप बाद लगा में के जाती हैं, आती हैं, बाद में मिलता है? उसके बाद तो नहीं मिलता है। पुष्पा जी, इस तंगी के जीवन में जब आप इतना परेशान रहती हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आया कि हम इस खेल को छोड़ देते हैं, अब नहीं खेलेंगे इसको? जी, मन में तो लगता है कि हाँ, छोड़ दें। फिर मन में फिर ये जगता है फिर लगता है कि नहीं अपना मतलब ये खेल को खेले तो अपना देश और अपना झारखंड मतलब देश समाज के लिए फिर
अपना नाम रोशन कर सकें। क्या चाहत है, फिर से सोना जीतना है इस बार? जी, तो इस बार की तैयारी कैसी है? इस बार की तैयारी जोरदार है जी। जोरदार है, सोना जीतने का चांस है। जी, आप देख रहे हैं हमारे साथ बनी हुई है पुष्पा। हम कुछ और सवाल करेंगे इनसे और कुछ इनके जीवन की अनछुए पल के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। फिर से हम ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। और हमारे साथ बनी हुई है पुष्पा मिंज, पारा थ्रो बॉल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट पुष्पा मिंज। इनकी तैयारी अभी चल रही है, जैसा कि आपने सुना कि तैयारी इनकी जोरदार है और फिर से कोयम्बटूर में होने वाले नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की चाहत है। मैं पुष्पा मिंज से ये जानना चाहूँगा कि ये जो इतने सारे मेडल हैं, तो इसमें सबसे पहला गोल्ड मेडल आपने कहाँ कैसे जीता था? सबसे पहला गोल्ड मेडल मैंने नेपाल में जीता था। नेपाल में वो क्या नेशनल गेम्स था वहाँ का या इंटरनेशनल था जी? और पहला गोल्ड आपने नेपाल में ही जीता। दूसरा थाईलैंड में। थाईलैंड में किस तरह का गेम था? मैच सीरीज था। अच्छा, सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज मैच था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी जो कोयम्बटूर में होने वाला है वो भी नेशनल गेम्स है कि इंटरनेशनल गेम्स है? नेशनल गेम है। तो आपकी तैयारी में खेल एसोसिएशन या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है कि नहीं? थोड़ा बहुत सहयोग मिला है और उसके अलावा तो फिर और अभी तक तो सरकार उतना मदद नहीं कर पाई है, जैसे कि और खिलाड़ी को मिलता है उस टाइप का नहीं मिला है। पर जैसे कि नॉर्मल खिलाड़ी को मिलता है उस टाइप हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने इतना मतलब इंटरनेशनल खेला है, जैसे नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, 4-5 देश ऐसा खेला है, तो देना चाहिए सरकार को कि ये लोग का सहयोग करें। पर अभी तक तो वैसा नहीं मिला है और सहयोग अभी तक नहीं मिला है। पुष्पा जी, जहाँ तक हमको जानकारी मिले कि आपका एक पैर भी थोड़ा डिस्टर्ब है, आप एक पैर से थोड़ा विकलांग हैं, लाचार हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे ये किसी एक्सीडेंट के वजह से हुआ या बचपन से ऐसा था? ये मेरा बचपन से है और ये आर्टिफिशियल लगा हुआ है पैर। अच्छा, आर्टिफिशियल पैर आपने छोटा लगवाया? मैंने लगा हुआ था, इंटर किया उसके बाद में इसको बना। अच्छा अच्छा। सरकारी सुविधा है। अच्छा, ये आपको सरकार की तरफ से एक सुविधा मिला कि आर्टिफिशियल पैर लगवाया गया। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो अभी खेल में आप जाती हैं, तो जो आपका ड्रेस है, जो ट्रैक सूट है, जो जूते हैं, ये कहीं से मिलता है या ये भी आप अपना खरीद करके जाते हैं? मतलब कभी हमारे संस्था देती है जो हमारे सर के हैं, और कभी कभी कोई अधिकारी हो गया तो वो सब कभी कभार उपलब्ध करा देते हैं और कभी कभार अपने से खरीदना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के सहयोग पे आधारित हैं, जो कोई सहयोग कर दिया तो आपको मिल जाता है। अच्छा। आप अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो आपने कहा कि हम सब्जी की दुकान चलाते हैं, तो कुल कितना पूंजी आप सब्जी की दुकान में लगाए हैं? पूंजी तो बहुत कम लगाए हैं, जैसे कि मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, तो कितना लगाए, 1000 रुपया लगाते हैं, इतना में तो होगा नहीं। और अभी सब्जी का दाम बहुत रेट है, तो ज्यादा सब्जी को नहीं ला पाते हैं। जैसे कि मेरा पैर देख रहे हैं कि
हाँ थोड़ा सा। लाने का भी कोशिश करेंगे तो नहीं ला पाएंगे उतना पैर की वजह से। पुष्पा जी, थोड़ा ही लेकर सब्जी लेकर। पुष्पा जी, हमने ये भी सुना है कि काफी कर्जे हैं आपके ऊपर, क्या ये सच्चाई है? जी, अभी हम रूम भाड़ा नहीं दिए हैं 6-7 महीना से, और एक मेरी दोस्त से जो कम्बोडिया गए थे ना उस टाइम लिए हैं, तो उसका पैसा रिटर्न नहीं कर पाए। तो फिर जब अब जाना है तो क्या सोच रही हैं, कैसे जाएंगे? अभी तो नहीं है पर जा रहे हैं, अगर सरकार मदद करेगी तो अच्छी बात है। पर मतलब अभी अभी आपका जाना निश्चित नहीं है, आप आधारित हैं कि अगर कहीं से सहयोग मिल जाता है जी, तो हम कोयम्बटूर में होने वाले इंटरनेशनल गेम्स में जा पाएंगे। नेशनल गेम। सॉरी, हाँ, नेशनल गेम्स में आप जा पाएंगे। जी, सब्जी की दुकान चलाने में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सब्जी का दुकान लगाते हैं तो इसमें सुबह में उठना पड़ता है, प्लस यहाँ से जाओ पैदल, फिर वहाँ से गाड़ी में जाओ, आना जाना बहुत दिक्कत होता है। जैसे कभी बरसात कभी धूप, इसमें और पैर की वजह से बहुत दर्द देता है, पर तो भी में जाना पड़ता है। अभी अगर सब्जी नहीं लगाएंगे तो फिर मेरे घर का तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक बात है। पुष्पा जी, आपका पैर कभी आपके सोच में, आपके खेल में बाधा बना? कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा ये पैर अगर सही होता तो हम और अच्छा खेल पाते, या ऐसा कुछ आपको लगता है? जी, मतलब मेरा पैर की वजह से हमको आता है मन में कि काश मेरा पैर भी अच्छा होता, जैसे कि नॉर्मल लोग का रहता है वैसा, तो हम भी मतलब अच्छा करते। जैसे अभी देश के लिए अभी खेल रहे हैं तो उसके लिए हम अच्छा कर पाते, जैसे नॉर्मल खिलाड़ी खेलता है वैसा। पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है। जी हाँ, ये इसका दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जो सब्जी बेचकर भी, विकलांगता होने के बावजूद भी, आज भी इसके मन में ये जज्बा है कि हम देश के लिए खेलें और गोल्ड जीत कर आए। पुष्पा जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप थ्रो बॉल से पहले शायद वॉलीबॉल भी खेलती थी। कुछ ऐसा यादगार पल जो आप बता पाएं? जी, हम नेशनल का खेलने गए थे, फिलहाल 2024 में ही गए थे, मतलब कोयम्बटूर, जो हाँ कोयम्बटूर में ही आयोजित था। उसमें मतलब खेल रहे थे वॉलीबॉल का, तो जितना भी खेल हुआ उसमें हम लोग मतलब आगे आते आए। फिर हम लोग फाइनल उतर गए। उसके बाद में जब फाइनल में जब उतरे तो मतलब खेल तो अच्छा था हम लोग का, पर लास्ट में जब हम लोग को पॉइंट, एक पॉइंट के लिए जो हम लोग को गोल्ड लाना था, वो हम लोग मतलब क्या सिल्वर मेडल लेके आए। तो उस वो पल के लिए बहुत ही ये मतलब मन में ये है कि काश एक पॉइंट हम लोग भी लाते तो हम लोग अभी वॉलीबॉल में गोल्ड लेके आते। ऐसा क्या हुआ था कि एक पॉइंट से आप चूक गए? ऐसा हुआ था कि मतलब दूसरा वो अगले वाला टीम जो हम लोग तरफ मारे है ना, तो हम अगर वो हाथ एक मेरी प्लेयर एक नई हाथ लगाती तो हम ही लोग को पॉइंट मिल जाता, पर वो बाहर जा रहा था, उसको मतलब हाथ लगा दिए तो वो पॉइंट वो लोग को मिल गया, बाहर गिर गया था। तो उसके वजह से हम लोग को मिस हो गया और हम लोग गोल्ड के जगह में मतलब सिल्वर मेडल लेकर। तो आप लोगों को क्या आपके उस प्लेयर पे गुस्सा आया था क्या? गुस्सा तो अब क्या, अब खेल में होता है, पर क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक बात है, वो तो टीम यूनिटी है जी, मिस्टेक होता ही है, ठीक बात है। लेकिन मन में मलाल जरूर रह गया कि हम गोल्ड जीत के आते, पर सिल्वर लेके आए। तो अभी आप एक बात बताएं कि आपको दिल से वॉलीबॉल अच्छा लगता है कि थ्रो बॉल अच्छा लगता है? दोनों ही सेम है, तो अच्छा तो दोनों में ही लगता है, पर ज्यादा वॉलीबॉल में। थ्रो बॉल में थोड़ा सा लगने का डर रहता है, जैसे कि खेलते टाइम कहीं नाक मुंह में लग गया तो सीधे एकदम पूरा। अच्छा, नहीं वो थोड़ा सा डर लगता है। चोट का डर तो हर खेल में है, पर इसमें बहुत स्पीड आती है ना, तो रोक नहीं पाने से पूरा लगने का डर है। आगे जो अभी तैयारी चल रही है, आपको कब कब तैयारी करते हैं? जो आप सब्जी भी सुबह से लगाती हैं, सब्जी की दुकान चलाती हैं, सब्जी लाने भी आपको जाना होता है, जैसा आपने बताया कि 4 बजे जगते हैं, फिर मार्केट जाके सब्जी खरीद के लाते हैं, फिर दुकान लगाते हैं, इस बीच में खाना भी पकाना होता है, फिर शाम में भी आप दुकान लगाती हैं। तो तैयारी करने के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं, कब करती हैं तैयारी?
जी सुबह में सब्जी लगा के उसके बाद में 8 बजे तक लगाते हैं, उसके बाद 8:30 बजे उठा देते हैं। उसके बाद वहाँ से उठा के फिर रख के आते हैं, फिर इसके बाद आके खाना वाना खा के तुरंत फिर ड्रेस चेंज करके फिर निकलते हैं। मतलब वहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं आप तैयारी करने के लिए? कोचिंग कहाँ करते हैं? मोराबादी में अच्छा कबड्डी अच्छा, कबड्डी वाला मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो कबड्डी। कबड्डी वाला ग्राउंड है इसमें। अच्छा। तो हम लोग को तो डेली प्रैक्टिस नहीं मिलता है, वहाँ नॉर्मल लोग का होता है। तो हम लोग को एक ही दिन दिया है, संडे का दिन। अच्छा, सिर्फ इतवार के इतवार आप वहाँ जी। प्रैक्टिस करते हैं? तो संडे हम लोग को डेली जाना पड़ता है। तो सुबह में जाते हैं 9 बजे और 3 बजे आसपास खत्म होता है। उसके बाद आते हैं फिर वहाँ पे फिर आके सब्जी लगाते हैं। पुष्पा जी, जैसा आपने बताया कि आप नरकोपी की रहने वाली हैं और आपके परिवार में आपके भैया, बड़े भैया और भाभी हैं, तो क्या आपको गांव से, भाई भाभी से कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं? जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जैसे कि भाई और भैया भाभी सबका तो सपोर्ट इतना होना चाहिए कि अच्छा करे, पर इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है। आप जहाँ रहती हैं, यहाँ के आस पड़ोस के लोगों से उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? यहाँ रहते हैं यहाँ तो सबका व्यवहार अच्छा है। जैसे कि जानते हैं कि ये खेलती है, इसलिए सबका व्यवहार अच्छा है, दीदी का भी व्यवहार अच्छा है। तो यही पर इसीलिए अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर रहते हैं। आपके जो मकान मालिक हैं, जिनके यहाँ किराए पे आप रहती हैं, सुनने में आया कि 6-7 महीने से आप उनका किराया भी नहीं दी, तो क्या वो कभी गुस्साते नहीं, नाराज नहीं होते? नहीं, नाराज नहीं होते हैं, जानते हैं कि अभी इसके पास नहीं है, फिर बाद में अगर होगा तो दे देंगे। क्या लगता है, अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सरकार की खेल विभाग कहीं ना कहीं आप लोगों के खेल के प्रति उदासीन है, वो व्यवस्था नहीं बना पा रहा है जो मिलना चाहिए आपको? जी यहाँ का क्या बोले खेल विभाग सरकार यहाँ तो जैसे कि नॉर्मल जैसे खिलाड़ी लोग को देखते हैं कि यहाँ का खिलाड़ी को जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, और जो अदर सबको जैसे उन लोग को खर्च होता है, उन लोग का मतलब खेल में जैसे हम लोग को भी वैसे ही अगर मिलता तो अपना खेल को हम अच्छा कर पाते और आगे तक जाते। जैसे मिलता है उस टाइप का मिलता अगर हम लोग को तो अच्छा कर पाते, पर उतना तो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ का सरकार और खेल विभाग थोड़ा सा हम लोग के लिए खेल के प्रति तो थोड़ा क्या बोले उदासीन है। उदासीन है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने सरकार से, राज्य की सरकार से, जो आश्वासन दिए मुख्यमंत्री, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं, जैसे कि देना चाहिए यहाँ का, जैसे कि हर खिलाड़ी को जैसे मिलता है वैसे जैसे उन लोग को मिलता है वैसे उसमें उन लोग को 10% मिलता है तो कम से कम 5% भी तो हम लोग को मतलब खेल में होना चाहिए। तो यही बोलते हैं कि यहाँ का सरकार और जैसे कि यहाँ का खेल विभाग हो चाहे यहाँ का अधिकारी सबको हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए। और क्या बोलूं, बहुत सारा सरकारी विभाग है जिसमें खेल के ऊपर एक खिलाड़ी को नौकरी भी प्रदान किया जाता है, रोजगार भी प्रदान किया जाता है। कभी इसके लिए प्रयास की? यहाँ तक तो अभी तक तो प्रयास नहीं हुआ है। अगर वो यहाँ का खेल पदाधिकारी या तो यहाँ का सरकार या तो सरकारी ये सब का सहयोग उतना रहता कि कोई भी रोजगार या तो कुछ थोड़ा छोटा मोटा कोई भी नौकरी अगर दे पाता तो अच्छा था, पर होने से तो ये नहीं पाता। आप कितना पढ़ी लिखी हो? हम पीजी किए हुए हैं ज्योग्राफी ऑनर से रांची यूनिवर्सिटी से। पुष्पा मींज समाज के उस सच्चाई का नाम है जिसने लाख मजबूरियां होते हुए भी आज समाज और सरकार को आईना दिखा रही है। आज पुष्पा मींज के जज्बे और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसके हौसले को कायम रखा है। उसका कहना है कि मैं अभी भी सोना लाने के लिए तैयार हूँ, मैं देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हूँ। समस्याएं अनंत हो लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। ये कहानी सिर्फ पुष्पा की नहीं है, पुष्पा जैसे और भी कई खिलाड़ी हैं
और जरूरत है सिस्टम और इस तंत्र को इस सच्चाई से रूबरू होने का, ताकि सिस्टम या तंत्र ये समझ पाए और कुछ ऐसा कोशिश करे कि पुष्पा या इसकी जैसी और भी खिलाड़ी फाका कसी के इस दौर से गुजरकर मुरझाए नहीं। इन खिलाड़ियों की स्थिति देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ कुछ खेलों और खिलाड़ियों को ही बढ़ावा दिया जाता है। क्या पुष्पा जैसी खिलाड़ी विकलांग होने के कारण अपने हक और अधिकारों को भूल जाए? जब कोई खिलाड़ी पदक जीतकर वतन वापस आता है या आती है, तिरंगा को बड़े शान से लहराते हुए जब आती है, उसके लिए बधाइयों का तांता लग जाता है। लेकिन वही खिलाड़ी जब फिर से किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने के लिए जाती हो या जाता हो और उसे अपने जूते और टिकट के पैसे के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़े, तो ये क्या सवाल खड़ा करता है? क्या समाज और सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता कि इस पर ध्यान दे, ऐसे खिलाड़ियों की सुध ले, उनको सम्मान दे, कम से कम उनके लिए इतनी सी व्यवस्था तो करे कि उनका जीवन यापन हो सके और वो अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य अपने देश की शान को बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके, अपने आप को मजबूत कर सके। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, जरा सोचिए और फिर हम मिलेंगे अपने फेस टू फेस के अगले अंक में किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।